ये है कि जैसे पहले ज़माने में लोगों के पास कुछ काम नहीं था, लोगों के मसाइल नहीं थे, इसलिए इश्कियाई शायरी की जाती थी। दूसरी बात ये है कि उस वक्त जो शायरी हम करते थे, हमसे मुराद है जो भी शायर करते थे, वो नवाबों को सुनाना होता था, राजाओं को सुनाना होता था, बादशाहों की दरबारदारी में वो शेर सुनाने होते थे। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है बादशाह जिसमें खुश हो कि उसकी आंखें झील हैं और उसकी जुल्फ़ें मतलब बंगाल की काली घटा है वगैरह वगैरह। उर्दू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बान है। यहाँ जो भी आए वो या अरबी बोलते आए, फारसी बोलते हुए आए, ईरानी बोलते हुए आए, अंग्रेज़ी बोलते हुए आए, मुख्तलिफ ज़बानें तुर्की बोलते हुए आए, उर्दू बोलता हुआ कोई नहीं आया। शायरी एक ऐसा ज़रिया है कि इसकी शोहरत जो है इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये देखिए कि दुनिया में जब तक इंसान जिंदा रहेंगे, गालिब जिंदा रहेगा, मीर जिंदा रहेगा, तुलसीदास जी जिंदा रहेंगे, कबीर जिंदा रहेंगे, सूरदास जिंदा रहेंगे, दुनिया का हर लिखने पढ़ने वाला जिंदा रहेगा। अगर रिक्शे वाले से पूछिए कि तुलसीदास को जानते हो, वो बोलेगा हाँ, बहुत बड़े कवि थे, महाकवि थे। अगर उसी से रिक्शे वाले से आप पूछिए कि उनके ज़माने में राजा कौन था, बादशाह कौन था, तो वो नहीं बता पाएगा। आज मैं दुनिया के बड़े से बड़े मुशायरे को ठोकर मारता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं अपने उस्ताद की बेइज्जती का बदला ले रहा हूँ। इस डायबिटिक ज़माने में मालूम किसी के घर जाते हैं, 100 रुपए की मिठाई लेके जाते हैं, उसके पूरे घर को बीमार करके भी आते हैं। उससे अच्छा ये है कि हम उसके घर जाएँ तो किताबें लेकर जाएँ। ग़ज़ल का मतलब ये है कि दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ, दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूँ। मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए और शेर ये अर्ज किया है कि ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, आंखों को भिगोने के बहाने निकल आए। मैं अक्सर ये आपकी भाभी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह मुर्दा मुनव्वराना जिंदा मुनव्वराना से ज्यादा ताकतवर साबित होगा। लोग बहुत देर तक, बहुत दिनों तक हमें याद रखेंगे। ग़ज़ल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं। भी पिछले दिनों मुझसे किसी ने ये बात पूछी कि रायबरेली की मिट्टी की खुसूसियत क्या है। तो मैंने कहा कि रायबरेली की मिट्टी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उसमें इनकार की बहुत कुव्वत है। उनका जैसे तो मैंने बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम है, शेर शाह सूरी का ज़माना था और मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा दबदबा था पूरे साहित्य पर, पूरे अदब पर, पूरी अदबी दुनिया पर। शेर शाह सूरी ने मिलने की ख्वाहिश जताई कि हम मिलना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी से। मलिक मोहम्मद जायसी को दरबार में पेश किया गया। वह दुबले पतले से छोटे से कद के आदमी। अचानक जैसे ही शेर शाह सूरी की नज़र पड़ी मलिक मोहम्मद जायसी पर तो वो खिलखिला के हंस दिया। तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक बहुत मशहूर मुक्तक है, मुझे पूरा नहीं याद, उसके मानी याद है। उसने फौरन शेर शाह सूरी से सवाल किया कि तू मुझे देख के हंस रहा है या कुम्हार को देख के हंस रहा है। ये वहाँ का शायद मिजाज हो। मसलन आप ये देखिए कि मैं उन दिनों भिवंडी में था, मेरे दोस्तों ने मुझसे, मेरे दोस्त हैं नसीर मोमिन, सब लोग बैठे हुए थे जैसे महफिल सजती है दोस्तों में। तो किसी ने मुझे छेड़ा कि साहब कल तो आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र के आदमी हो जाएंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री के क्षेत्र का आदमी तो मैं बहुत पुराना हूं, लेकिन सोनिया गांधी कल प्राइम मिनिस्टर बनेंगी नहीं। सब दूसरे दिन इत्तेफाक ऐसा ही हो गया। उन लोगों ने ये समझा कि शायद हम रायबरेली के हैं या
मुमकिन है कि सियासी तौर पर मेरी मालूमात ऐसी नहीं हो कि मैंने बता दिया हो। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा दूसरे दिन कि साहब आपको इसका मतलब मालूम था कि सोनिया गांधी रिफ्यूज़ कर देंगी? मैंने कहा नहीं, मालूम नहीं था। तो कहने फिर आपने कैसे कह दिया? तो मैंने कहा साहब मैं उस शहर का सबसे छोटा आदमी हूँ और मैं बड़े से बड़े एजाज़ और इनाम के लिए इनकार कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है वो हमारे ज़िले की सबसे बड़ी खातून है, तो वो इनकार कर देंगी। ये रायबरेली की जो मिट्टी है उसकी एक खूबी है। इल्मी तौर पर भी आप देखें कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी, जो जिन्हें पूरी दुनिया कलीद बरदार काबा के नाम कहकर भी खिताब करती है, उनका भी ताल्लुक़ रायबरेली से था। रायबरेली इस तरह से बड़ी मर्दुम खेज मिट्टी रही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो मुल्ला दाऊद, तो बहुत इल्मी एतबार से। तो हालांकि जैसे ये कहा जाता है कि मुनव्वराना मेरे नाम के साथ कलकत्ता जुड़ता है, तो लोग बुरा भी मानते हैं रायबरेली वाले। दुबई में एक मुशायरा था, अनवर जलालपुरी कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने मेरे तारुफ के साथ कलकत्ता भी जोड़ दिया। अचानक एक साहब खड़े हुए, कहना साहब ये गलत कह रहे हैं, ये कलकत्ते के नहीं हैं, ये रायबरेली के हैं। जब मैं माइक पर आया तो उन्होंने फ़ौरन फिर मजमे में, हालांकि दुबई वगैरह बड़ी सख्तियाँ हैं, लेकिन उन्होंने फिर खड़े होकर कहा कि साहब पहले आप ये बताइए कि आप रायबरेली के हैं कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं रायबरेली का हूँ। नकीब मुशायरा का काम मुबालगे से काम लेना है, तो उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। दूसरे दिन वो साहब मुझे किसी महफिल में मिले, तो उन्होंने कहा साहब मेरे 5-6 दोस्त हैं, मैं उनसे फ़ख्रिया कह रहा था कि साहब ये मेरे शहर का शायर है और मेरी वहाँ बेइज्जती हो गई कि आपके नाम के साथ कलकत्ता जोड़ दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने जो ये बात अर्ज़ की कि जो भी मैंने थोड़ी बहुत जो शायरी में शुद्ध बुद्ध हासिल की, या जो भी लिखता हूँ नस्र में, प्रोज़ में जो भी लिखा, तो ये सब मेरे खून में रची बसी है, मेरी मिट्टी के साथ। मेरी पैदाइश रायबरेली की ये है कि इल्मी तौर पर या अदबी तौर पे मैं बालिग हुआ कलकत्ते में। तो ये और हुआ कि चूंकि रायबरेली की मिट्टी में इनकार था और उसे कलकत्ते की मिट्टी की आबो हवा भी मिल गई, या कलकत्ते की आबो हवा भी मिल गई, तो इस तरह से ये मिट्टी और सख्त हो गई। यानी रिफ्यूज़ल पावर, या इन जो बंगाल की पहचान है, इनकलाब, जिंदाबाद, बगावत वगैरह वगैरह, ये मेरे मिजाज में शामिल रहा। शायरी के सिलसिले में भी यही सूरत हाल रही कि यूँ तो जैसे मैंने अक्सर मैं ये कहता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि उससे ज़्यादा है जितनी आप समझ रहे हैं। तो मतलब ये कि जैसे मेरी जो इब्तदाई तालीम थी वो रायबरेली में एक शोएब विद्यालय के नाम से स्कूल हुआ करता था, कक्षा 5 तक, दर्जा 5 तक। उसमें मेरा नाम लिखाया गया। फिर कुछ दिनों तक फिर मैंने वहीं क्लास 6 में और 7 में वहीं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, उसमें मैंने तालीम हासिल की। वालिद ने बड़ी मशक्क़त की ज़िंदगी, जैसा हमारी शायरी में भी आगे बात करेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ। वालिद ने बड़ी मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारी। ज़मींदार घराना था, फिर इसके बाद पाकिस्तान बना, सब तकसीम हो गया, रिश्ते, दोस्तियाँ, मोहब्बत, सब घर बार, मकान, दरख्त, पेड़, सरहदें सब बढ़ गई। उसमें मतलब हमारे घर पर भी यही असर हुआ कि सब जो भी प्रॉपर्टी थी, या तकरीबन ज़्यादातर ख़ानदान के लोग वहाँ चले गए पाकिस्तान। मेरे वालिद भी बहुत ज़िद्दी थे, वो नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। इस तरह से उन्होंने जब ख़राब वक्त आया तो उन्होंने ड्राइवरी तक की, यानी कभी उनको घोड़े पर बैठकर स्कूल पढ़ने जाते थे। हमारा पूरा ख़ानदान वहाँ जो आलमगीरी मस्जिद कहलाती है उसकी इमामत हमारे सब बुजुर्ग करते थे। फिर इसके बाद जब ऐसा वक्त भी आया कि ज़मींदारी की जितनी रेत थी वो भट्टी से निकल गई, मेरे वालिद ने ट्रक चलाया। फिर हम लोग भी कलकत्ता चले गए वालिद के साथ में, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट किया।
तो इस तरह से बहरहाल हमारी जो मुख्तसर सी बहुत मुक़ाल अमृता प्रीतम के कि हमारी ज़िंदगी की दास्तान इतनी मुख्तसर है कि एक रसीदी टिकट पर आ जाए, वैसे ही है। तो ये जो रायबरेली का जो मिजाज था, जो इनकार का, जो जो इस मिजाज को जो और हवा मिली और शय मिली कलकत्ते में जाकर, तो उसमें ये हुआ कि जब हमने शायरी शुरू की, शेर कहना शुरू किए, तो उस वक्त तक हमारी पूरी उर्दू शायरी जो थी वो कच्चे गोश्त की दुकान की तरह थी। यानी हमारी जो गज़ल जो थी, तो जो गज़ल के लोग भी मानी लोगों ने एक निकाल लिए थे, जो डिक्शनरी के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से, कि गज़ल के माने हैं महबूबा से बातें करना। तो हमारी पूरी गज़ल एक कच्चे गोश्त की दुकान थी, जिसमें होश, नेश, कान, आँख, कमर, बाजू, इसी पर पूरी शायरी का महवर था और इसी पर बिल्कुल। लेकिन जब हमने शायरी, जब शेर कहना शुरू किए, तो बगावत की जो मिट्टी है वो तो मुझ में बहुत थी। तो मैंने सोचा कि जब एक तीसरे दर्जे की कोई औरत, बाजारी औरत हमारी महबूबा हो सकती है, हम उसके इश्क में दीवान के दीवान जमा कर सकते हैं, तो माँ हमारी महबूबा क्यों नहीं हो सकती? माँ जो सरापा महबूब है, माँ जो सरापा मुक़द्दस है, माँ जो सरापा पाकीज़गी है। तो मैंने शेर कहना शुरू किया। शुरू शुरू में लोग ये कहते थे कि साहब ये क्या हुआ महबूब, गज़ल में माँ का जिक्र कैसे, गज़ल में बेटी का जिक्र कैसे, गज़ल में बहन का जिक्र कैसे। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये है कि सभी लोगों ने ये इस बात को महसूस किया कि नहीं, गज़ल अगर महबूब से बातें करना है, अगर तुलसीदास जी के महबूब रामचंद्र जी हो सकते हैं, तो मुनव्वर राना की महबूबा उनकी माँ भी हो सकती है। तो मुझे बहरहाल ये फ़ख्र है, या मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आज हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान में गज़ल लिखी जाए, कहीं न कहीं उसमें मुनव्वर राना का वो मिशन मौजूद रहता है, जो मैंने तकरीबन 30 बरस पहले शुरू किया था। मेरी पिछले दिनों एक किताब भी आई हिंदी में, माँ, उर्दू में भी है माँ। ये अजीबोगरीब बात है मोहतरमा, कि मेरा पहला मजमुआ हिंदी में आया गज़ल गाँव, दूसरा हिंदी में आया मोर पाँव, तीसरा हिंदी में आया पीपल छाँव। यानी शायद उर्दू शायरी में मैं इकलौता आदमी हूँ जिसकी 3 किताबें लगातार हिंदी में आई। इसके बाद चौथी किताब उर्दू में आई, नीम के फूल। उसका शायद मुझे कुछ नुकसान भी पहुँचा हो, क्योंकि उर्दू वाले नाराज़ रहते थे कि नहीं साहब ये तो उर्दू में किताब ही नहीं छपी है, लिहाजा ये इनाम के काबिल भी नहीं है, जिक्र के काबिल भी नहीं है। हिंदी वाले कहते थे कि नहीं साहब ये तो उर्दू के आदमी है, तो इनको हम हिंदी के नंबर कैसे दे सकते हैं। लेकिन उसके बहुत बाद मैंने एक मतला कहा था कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। तो बहरहाल इसके बाद मेरी मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमे भी हुए। मेरी एक नस्र की किताब है बग़ैर नक्शे का मकान, वो बंगला में भी उसका तर्जुमा हुआ, नक्शा बिहीन बाड़ी। उर्दू में एक नस्र की किताब है हमारी, सफ़ेद जंगली कबूतर, उसको ये मोइन अंसारी और दीक्षित दनकौरी ने उसका हिंदी में उसका लिप्यांतरण किया, सफ़ेद जंगली कबूतर का। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में बहरहाल ये है कि हमारी शायरी या हमारी नस्ल जो है लोगों ने पसंद की। मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं साहब आप बहुत अच्छे शायर हैं, तो हम कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, हम शायर अच्छे नहीं हैं। अब दुनिया उतनी अच्छी शायरी समझ नहीं पाती है और हमारी तुकबंदी को अच्छी शायरी समझती है। मैंने आज तक अपनी कोई कीमत मुकर्रर नहीं की, मैंने कभी मूल्यांकन नहीं किया। मैं हमेशा यही बात कहता रहा, आज भी ये बात मैं आपके सामने भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शायरी वनडे क्रिकेट मैच नहीं है। इसका फैसला कभी कभी सदियों के बाद भी होता है, लेकिन साहित्य में
सदी, साहित्य के इतिहास में सदी एक पन्ने के बराबर होती है। आदमी को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सतवासे का बच्चा कमज़ोर होता है। कम उम्री में स्टीयरिंग पे बैठने का मतलब है कि मौत भी जल्दी हो सकती है। ठीक है, आदमी को इंतज़ार करना चाहिए कि ठीक है, जब हमारा वक्त आएगा। और फिर ये हमारे अक़ीदे के मुताबिक भी है कि अल्लाह ने फरमाया है कि अगर दुनिया के तमाम लोग मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहें तब भी उतना ही पहुंचेगा जितना मैंने लिख दिया है, और अगर दुनिया के तमाम आदमी ये चाहें कि तुम्हें नुकसान पहुंचे तब भी उतना ही पहुंचेगा जितना मैंने लिख दिया। तो मैं ये सोचता हूँ नहीं, मेरा काम शेर कहना है, मेरा काम प्रोज़ लिखना है, गद्य लिखना है, नस्र लिखना है, और सिला जो है ये अल्लाह देगा। और सिले के सिलसिले में मेरा मतलब एक बहुत अजीब व गरीब अक़ीदा है कि शायरी जो है ये मस्जिद से निकलते हुए नमाजी के चेहरे पर अल्लाह के नूर की तरह होती है। सब लोग शेर कहते हैं लेकिन शेर नहीं मशहूर होते हैं। किसी का शेर मशहूर हो जाता है, बहुत कमज़ोर सा आदमी। एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या है। इलाहाबाद में कोई साहब हुआ करते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, बीड़ी बनाते थे। तो उन्होंने एक शेर कहा, पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज़ाहिर सी बात है, बहुत मामूली सी मजदूरी करते थे, बीड़ी बनाते थे, लेकिन उनका एक शेर है कि दिल मेरा हुस्न का दीवाना हुआ जाता है, ऐ खुदा घर तेरा बुतखाना हुआ जाता है। बहुत मशहूर हुआ, मतलब ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी याद है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शायरी का जो ताल्लुक़ है वो हमारे यहाँ क्या है कि अभी जो मौजूदा हमारा अहद है ये आई एम वेरी सॉरी कि उसमें ये है कि 4 ग़ज़लें लिखते हैं वो समझते हैं उस्ताद हो गए, 2 अफ़साने छप जाते हैं वो समझते हैं मुझसे बड़ा डिक्शन का राइटर कोई नहीं है। यानी जिस तरह हमारी सियासत में एक ख़राबी आई है कि अब इलेक्शन कोई इसलिए नहीं लड़ता है कि हम एमएलए हो जाएं, अब वो इलेक्शन इसलिए लड़ता है कि हमको मिनिस्टर होना है और शहर का जो ये पार्क है इसे हासिल करके यहाँ मुझे अपनी बिल्डिंग बना लेना है। उसी तरह शायरी का भी जो हाल हुआ या अदब का जो हाल हुआ, मुशायरे की भी यही सूरत हाल हुई। या अदब में जैसे कि फ़ौरन आदमी सोचता है ये अवार्ड मुझे मिलना है, ये अवार्ड मिलना चाहिए, ये अवार्ड मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन देखिए कि अवार्ड वगैरह, जैसे मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे बहुत दिलचस्प बात कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि ये लाल किले के मुशायरे में पढ़ते हैं, रेडियो के मुशायरे में जाते हैं। उसके बाद एक स्टेटस सिंबल आया कि साहब बहुत बड़े शायर हैं, ये टीवी पर आते हैं, लोग उसमें खुश होते थे। अब एक स्टेटस अजीब व गरीब कायम कर लिया गया कि साहब बहुत बड़े शायर हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, जद्दा जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि नहीं, इसका मतलब है कि गालिब बहुत छोटा शायर था, इसलिए वो तो कभी दुबई नहीं गया, कभी अमेरिका नहीं गया, कभी लंदन नहीं गया, कभी जद्दा नहीं गया। मीर भी बहुत छोटा हुआ, वो बेचारा तो श्रीलंका तक नहीं गया कभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सब एक पैमाने मुकर्रर कर दिए गए, ये जो तराजू, जो फर्दी बाँट बना दिए गए पन्नी के, और वो पन्नी के बाँट हैं लेकिन बताया जाता नहीं था ये सोने का ही है, तो उससे हमारे अदब को नुकसान पहुंचा। क्योंकि आप देखें कि कोई भी चीज़ मतलब जिस तरह हर उम्र का अपना एक लुत्फ़ होता है, उसी तरह अदब में जो मकाम आपको मिलते हैं उनकी भी उनके लिए एक उम्र की दरकार होती है। तो अब अगर मालूम हुआ कि मैं हालांकि इस पर एहतजाज करता हूँ कि साहब वो ऐसे अवार्ड से क्या फ़ायदा, पद्मश्री या कोई भी अवार्ड की मालूम है मुझे खटिया पे लाद के ले जाया गया दिल्ली के, साहब मेरे ये दादाजी हैं अवार्ड लेने आए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इबादत और अवार्ड ये जवानी ही के अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे के नहीं अच्छे लगते हैं जब कब्र में पैर लटका है। जैसे अक्सर ये आपके लिए ये नई बात होगी, ये मैंने शायद कहीं मैंने नहीं लिखी है या कहीं मैंने मखद इंटरव्यूज़ में तो मैंने कभी नहीं गई। तो हुआ ये था कि जब मेरे वालिद ने कलकत्ता शिफ्ट कर लिया, वहाँ उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया, हम लोग यहाँ लखनऊ में पढ़ने लगे। यहाँ एक स्कूल हुआ करता है सेंट जॉन्स केजी हाई स्कूल, अकबरी गेट पर ना खास में। तो वहाँ मेरा एडमिशन क्लास 6 में करवा दिया गया, तो मैं वहाँ पढ़ता था। तो उन दिनों मेरे सीने पर एक फोड़ा निकला, बहुत बड़ा फोड़ा,
और ज़ाहिर सी बात है कि जब मेरे वालिद का कारोबार कुछ ठीक हो गया कलकत्ते में, तो मेरी वालदा वहीं चली गई। हम 2 भाई, यहाँ 3 भाई रहते थे। एक भाई उसमें यहिया मरहूम है, उसका इंतकाल हो गया जवानी में, बहुत 28 साल की उम्र में। हम तीनों यहाँ पर, हमारी जो दादी की बहन थी, तो यानी हमारे वालिद की खाला, तो हम वहीं उन्हीं के घर पर रहते थे, यहाँ पढ़ते थे। तो उन्हीं दिनों मेरे सीने पर यहाँ एक बहुत बड़ा सा फोड़ा निकला, बहुत। तो जाहिर सी बात है कि जो तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है, छोटी सी फुंसी क़यामत ढा देती, न कि वो फोड़ा था। और कोई भी तकलीफ़ आदमी को उस वक्त ज़्यादा मालूम होती है जब उसकी माँ नहीं होती। तो हम भी छोटे से थे, मेरी उम्र रही होगी 12-13 बरस की, ऐसी रही होगी, क्योंकि ये बात है सन 66 की, मेरी 52 की पैदाइश। तो 52, 10, 62, 4, 66, यही 13-14 साल की उम्र थी। तो उन्हीं दिनों जब मेरे वो फोड़ा निकला, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, मैं बहुत रात में बहुत चीखदार होता। तो उन दिनों मैंने कोई शेर कहा था, ऐसी मौजू ना मौजू मुझे अभी भी नहीं मालूम है, क्योंकि ज़्यादा काबिलियत से भी शायरी ख़राब हो जाती है। उस्ताद बन गया है तो शायर नहीं रहा। मैंने कोई शेर इस तरह का था कि माँ तुम भी वहाँ बहुत रो रही होगी, कि समथिंग, मैंने बीमारी में माँ याद किया है तुझको। इस तरह से मुझे शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, यूँ जैसे हमारा पूरा मौलवी का घराना था, शायरी हमारे यहाँ बहुत मतरूक है, बड़ी ख़राब चीज़ मानी जाती है। अभी भी मेरे चचा हैं, पाकिस्तान में हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं। तो करीब उनकी उम्र 72 साल हो गई होगी, उन्होंने कभी कोई मुशायरा ही नहीं सुना। वो बहुत बुरी चीज़ समझते हैं मुशायरा सुनना। तो पूरा ख़ानदान मौलवियों का था, मैं अकेला मैं उसमें शायर हुआ। लेकिन ये है कि शेरी मिजाज या शायरी का ज़ौक़ सबको था। मसलन जैसे हमारे जो दादा थे, तो वो हम लोगों को शेर याद करवाते थे। अच्छा, उसमें पिटते भी थे हम। तो मसलन वो कहते थे, बेटा कहो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। वो कहते थे, बेटा कहो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। तो मैं भी कह देता था कि बेटा कहो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। तो पिटाई होती थी कि बेटा क्यों कह रहा है। तो बहरहाल इस तरह से मेरा ज़ौक़ हमारे यहाँ सबको शायरी का था। तो फिर रफ्ता रफ्ता बहरहाल तो उन दिनों 13-14 साल की उम्र में एक बार हमारे जो उस्ताद हैं वाली यासी साहब, तो उन दिनों वो नामी प्रेस में बैठते थे। तो एक बार हाँ, उनसे कुछ हमारी रिश्तेदारी भी होगी, नामी प्रेस से हमारी दादी वहाँ जाती थी। तो उनके साथ हम वहाँ गए, तो हमने वाली साहब को वहाँ देखा। उस ज़माने में उनकी वो गज़ल बहुत मशहूर थी, जब भी मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे शायरी का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले पढ़िए लिखिए। ऐसे बहरहाल मैं कलकत्ता चला गया इन द मीन टाइम। वहाँ मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरा 8वीं में दाखिला कराया गया। लेकिन ये कि वो शायरी के कुछ कीड़े थे, तो मेरा लिए कि मैं शेर वेर कहता रहा, ड्रामे लिखे, ड्रामों का शौक़ था, ड्रामों में एक्टिंग की, ड्रामे लिखे। तो इस तरह बहरहाल कलकत्ते में शायरी का उतना माहौल रहा हो न रहा हो, लेकिन यह है कि कलकत्ते में मिजाज जो है बहुत शायराना होता है। ख़ासतौर से जो बंगाल की मिट्टी है, उसमें अदब को बड़ी कबूलियत हासिल है और बड़ा एहतराम हासिल है। मसलन ये मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि अक्सर ऐसा हुआ कि मैंने मोटरसाइकिल या कार से सफ़र शुरू किया शहर में, लाइसेंस रखना भूल गया, किसी वजह से पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो सख्ती के साथ पेश आया। जब उसको ये मालूम हुआ कि हम शायर हैं, उसने कहा कि ठीक है जाइए। ये एहतराम, ये सम्मान जो है, ये वहाँ शायरी को हासिल था। इस वजह से और भी जी लगा कि नहीं, ये शायरी जो है ऐसा काम है कि किया जा सकता है, इससे लोगों की मोहब्बतें मिल सकती हैं। तो मैंने शेर कहने शुरू किए। मुशायरों वगैरह में बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन यह है कि शायरी का मुझे बहुत शौक़ था। अक्सर जो सेमिनार्स वगैरह होते थे शहर में, जो मुल्क के बड़े लोग आते थे, मुझे ये एजाज़ हासिल है। मैं मोहतरमा एक बात आपको और बहुत दिलचस्प बताऊं, मेरे
उस्ताद के इंतकाल से तकरीबन 50 घंटे पहले तक मैंने उनके पैर दबाए। मैं एक चीज़ जो मेरे लिए शायद मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा अवार्ड मिल जाए उसके बाद भी वो छोटा मालूम होगा, वो ये है कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने तकरीबन 150 अपने ऐसे बुजुर्गवार थे, चाहे वो हिंदी के कवि हों, चाहे उर्दू के कवि हों, चाहे किसी भी ज़बान के हों, मैंने उनकी जूतियाँ सचमुच सीधी की। स्टेज से उतरे और मैं उनकी जूतियाँ तलाश करके मैंने उन्हें दी। तो मुझे ये शौक़ था, शायद वो उन्हीं लोगों की दुआएं हों कि कम उम्री में मुझे अल्लाह ने बहुत शोहरत दी, बहुत जितने का मैं हकदार नहीं था या नहीं हूँ, मुझे बहुत हासिल हुआ। तो इस तरह बहरहाल हमने शेर कहने शुरू किए। लेकिन ये है कि मौज़ूआत के सिलसिले में हम बहुत जब बहुत गज़ल बिल्कुल ट्रेडिशनल होती थी तब भी हमने मौज़ूआत बहुत नए नए चुने। तो फिर ये है कि रफ्ता रफ्ता लोग शुरू में तो एतराज़ करते थे, लेकिन ये है कि मैं किसी ख़ास दुकान का कस्टमर नहीं हुआ कि ये क्लासिकल शायरी है, ये तरक्की पसंद अदब है, ये जदीद अदब है, ये माबाद जदीदियत है, इसके बाद एक और पैगंबरी का ऐलान होगा। मेरी कभी इससे कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो मैं ये सोचता हूँ नहीं, हम शायर हैं, हमारा काम शेर कहना है। खानों में बांटने का काम ये जो हमारे जो नाक़िद हज़रात हैं, इनके पास कोई काम नहीं रहता है, ये अपना करते रहते हैं इधर उठा पटक। वो कहा जाता है, वो देहात की एक कहावत है ना कि इस कोठी के धान उस कोठी करे, तो वो अपना सब उठा पटक करते रहते हैं। वो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन ना बस जो मुझे जो फ़ख्र हासिल है कि मैंने जिन मौज़ूआत को 25 साल 30 साल इन्हीं समझिए तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए, 30 साल पहले मैंने जिन मौज़ूआत को मैंने चुना और मैंने मैंने कह दिए, आज वो माबाद जदीदियत, कोई कहता है वो माबाद जदीदियत का शायर है, कोई उसका शायर है, कोई उसका शायर है। मैंने कभी इसकी कोई हदबंदी नहीं की। अपने जानते पर कोशिश यही की भाई जो अच्छे से अच्छा शेर हम कह सकते हों। और बाकी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि नूर अल्लाह डालता है पेशानी पर। एक शख्स है वो पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ता है, उसके चेहरे पे अल्लाह का नूर नहीं होता है। एक शख्स पहली बार मस्जिद में दाखिल होता है और बाहर निकलता है, उसकी पेशानी पर नूर चमकता रहता है। ये मेरा अक़ीदा है, इसी पर सब चल रहा है। देखिए, शायराना माहौल में तो आप नहीं कह सकते हैं, मतलब ये कि बाग़ियाना माहौल आप कहिए। क्योंकि जैसे अभी पिछले दिनों में अक्सर लोग मुझे समझते हैं मैं कम्युनिस्ट हूँ। तो जेएनयू में जितने सब कम्युनिस्ट लड़के हैं, सब अपने रूम में हमारा एक शेर लिखे हुए हैं कि मस्जिदें किसने जलाई, कौन मूरत ले गया, हम इसी उलझन में एक दिन मार्क्सवादी हो गए। तभी पिछले दिनों मैं लाल किले के एक मुशायरे में गया था, मैंने वहाँ एक मतला पढ़ा। गज़ल का मतलब ये था कि समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी चंबल बनाती है, कभी नक्सल बनाती। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी चंबल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है। ज़रा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। तो मुझसे वो सब जो लड़कों ने कहा कि सर ये आपने तो नक्सल की तारीफ़ में आपने शेर कहा है। मैंने कही नक्सल की तारीफ़ में शेर कहाँ कहा। ये तो हमने ये कहा है कि जब दुनिया में समाजी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं तो इस किस्म के क्राइम बढ़ते हैं। मसलन आप सोचिए कि जैसे एक ज़माने में ये होता था कि हमारे साथ कोई जुल्म होता था, हम बगावत पे उतरते थे तो डाकू बन जाते थे और बीहड़ में चले जाते थे। उसी तरह आज के ज़माने में जब हम किसी चीज़ से हम बगावत करते हैं तो वो सब नक्सल मूवमेंट में चले जाते हैं। ये एक है वजह। तो हमने ये सोचा कि नहीं, हम तो कलम के आदमी हैं, हम जो एहतजाज हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, वो इस तरह करना चाहिए कि मतलब शायद अच्छा, मतलब खुद को भी मतलब ये तकलीफ ना हो। तो शुरू में ये था कि मेरा नक्सल में भी नाम था। देखिए, शायरी रुसवाई का भी एक जरिया है और जाहिर सी बात है कि शोहरत तो सबको अच्छी लगती है और मतलब आखिर में आदमी शोहरत ही चाहता है, बहुत दौलत कमा ले तो फिर वो चाहता है कि हमें नेता बना दिया जाए, मेरे पीछे मीडिया रहे,
फिर उसको शौक़ होता है मैं कि सदर बन जाऊं, मैं मेहमान खुसूसी बन जाऊं। लेकिन ये है कि शायरी एक ऐसा ज़रिया है कि इसकी शोहरत जो है इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। मसलन आप ये देखिए कि दुनिया में जब तक इंसान जिंदा रहेंगे, गालिब जिंदा रहेगा, मीर जिंदा रहेगा, तुलसीदास जी जिंदा रहेंगे, कबीर जिंदा रहेंगे, सूरदास जिंदा रहेंगे, दुनिया का हर लिखने पढ़ने वाला जिंदा रहेगा। इतना बड़ा जाहिर सी बात है कि सूदमंद धंधा या इतना फ़ायदेमंद कारोबार कोई नहीं है। मैं अक्सर ये आपकी भाभी जब कभी कभी नाराज़ होती हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि देखो ऐसा है, ये मुश्किल काम है, तुम लोगों को उतना वक्त हम नहीं दे सके। 4 बेटियां मेरी मैंने रुखसत की, तो एक मेरी बेटी बिहार में ब्याही है, दूसरे नंबर की। एक रात उसने मुझे SMS किया, तो उसने उसमें लिखा कि आप तो खुश होंगे कि आपने अपनी 4 बेटियां इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत कर दी, लेकिन हम बहनों को ये बहुत दुख है कि हम लोग बहुत देर तक आपकी खिदमत नहीं कर सके। मुझे लगा मेरे जो अंदर का बाप है कहीं मैं थोड़ा सा मैं टूटा, तो मैंने उसे एक SMS किया। SMS ये था कि ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अक्सर ये आपकी भाभी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह मुर्दा मुनव्वराना जिंदा मुनव्वराना से ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। लोग बहुत देर तक, बहुत दिनों तक हमें याद रखेंगे, वरना एक मजबूत से मजबूत इमारत की गारंटी भी 100 साल, 200 साल, 500 साल की ली जाती है। दुनिया की मजबूत से मजबूत सीमेंट बनाने वाली कंपनियां गारंटी में 50 साल और 75 साल की उम्र मुकर्रर करती हैं। फिर सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि मैं जानता हूँ आज मुझसे ज़्यादा पैसे एक गज़ल गाने वाला या गज़ल गाने वाली लेती होगी। मुझसे ज़्यादा शोहरत, मुझसे ज़्यादा मकबूलियत फिल्म के एक छोटे से मस्खरे को या एक बड़े से बड़े अदाकार को हासिल होगी। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि आइंदा दिनों में 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद यूनिवर्सिटीज़ PhD की डिग्री उस लड़के को देंगी जो मुनव्वराना पर काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब इससे ये शोहरत नहीं बल्कि ये कह रही है कि ये सम्मान है। तो शायरी जो है शोहरत नहीं देती है, ये सम्मान बख्शती है, इज्जतें बख्शती है। हर शख्स ये जानता है, ये कहता है कि नहीं भाई ये शायर हैं, ये बेईमानी नहीं कर सकते। और ये भी है कि शायर जो है, जो मेरे अंदर का शायर होता है या जिसके भी अंदर का जो शायर हैं, कवि हैं, तो वो बहुत सा काम सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम शायर हैं, हमारी पूरी बिरादरी की बदनामी होगी, पूरी दुनिया में जहाँ भी शायर होगा अगर हम कोई घटिया काम करेंगे तो बदनामी होगी। तो बहुत रिस्की काम है ये, बिल्कुल नंगे पैर तलवार पे चलने जैसा है, धारदार तलवार पे चलने जैसा है। बहुत नुकसानात होते हैं। शोहरत, बहुत मामूली शोहरत, जाहिर सी बात है कि एक फिल्म का छोटा सा अदाकार उसके लिए भीड़ लग जाती है, वैसा हमें नसीब नहीं हो सकता है, हमसे मतलब किसी भी शायर को। लेकिन आप देखें कि ये खुशनसीबी भी है कि आप एक रक्शे वाले से पूछिए कि तुलसीदास को जानते हो, वो बोलेगा हाँ, बहुत बड़े कवि थे, महाकवि थे। अगर उसी से रक्शे वाले से आप पूछिए कि उनके ज़माने में राजा कौन था, बादशाह कौन था, तो वो नहीं बता पाएगा। आप किसी एक आम मजदूर से पूछ लीजिए कि तुम गालिब को जानते हो, बोले हाँ शायर था। उसी से पूछ लीजिए कि उस ज़माने में बादशाह कौन था, वो नहीं बता पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ शोहरत ही नहीं मिलती है, ये जो सम्मान मिलता है ये सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट है या खुशनसीबी है किसी भी शायर के लिए।
नहीं देखिए, ऐसा है कि जब तक दुनिया है, मोहब्बत करने वाले हैं, शायरी के स्कूल होते हैं, शायरी के मौक़े होते हैं, शायरी का ज़माना होता है। मसलन आप ये देखें कि जैसे बहुत जो इनकलाबी और जो बहुत बिल्कुल वो कंकर पत्थर वाली शायरी है, तो ये एक दुल्हन को देखकर आप कोई इनकलाबी शेर नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ मोहब्बत ही का शेर पढ़ा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ज़माने में भी ये है कि जैसे पहले ज़माने में लोगों के पास कुछ काम नहीं था, लोगों के मसाइल नहीं थे, इसलिए इश्किया ही शायरी की जाती थी। दूसरी बात ये है कि उस वक्त जो शायरी हम करते थे, हमसे मुराद है जो भी शायर करते थे, वो नवाबों को सुनाना होता था, राजाओं को सुनाना होता था, बादशाहों की दरबारदारी में वो शेर सुनाने होते थे। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है बादशाह जिसमें खुश हो कि उसकी आंखें झील हैं और उसकी जुल्फ़ें मतलब बंगाल की काली घटा हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि आज की हमारी शायरी जो है वो उस वक्त इतने मसाइल भी नहीं थे। मसलन आप देखिए कि आज 300 किलोमीटर से चलकर रोज़ लाखों लोग किसी बड़े शहर में नौकरी करने आते हैं। वो मैंने किसी ज़माने में एक शेर कहा था कि उतर कर रेल से बस का सफ़र, फिर साइकिल रिक्शा। उतर कर रेल से बस का सफ़र, फिर साइकिल रिक्शा। मैं अपने शहर में रहकर भी कितनी दूर रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने मसाइल हैं कि उसमें मोहब्बतों की गुंजाइशें कम हो गई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चूँकि मतलब ये ख़ासतौर से जो अमेरिकन कल्चर जब से आया दुनिया में, तो जैसे पूरी दुनिया ने ये महसूस किया कि नहीं, मतलब इंसान या सेंटिमेंट्स या ज़रूरतें या जो भी मामलात हैं, ये सब यूज़ एंड थ्रो की चीज़ें हैं। ये एक हमारी तहज़ीब में एक बहुत बड़ा एक क्रैकनेस एक आई कि हम समझने लगे नहीं ये सब बाज़ारी चीज़ें हैं, ख़रीदा और फेंक दिया, यूज़ किया। तो मोहब्बतों का वो कंसेप्ट भी नहीं रह गया जैसी मोहब्बतें हुआ करती थी कि पहले लोग जैसे पागल होते थे, दीवाने होते थे, वैसा तो नहीं। आज भी मोहब्बत इश्क या शायरी की जाती है और इश्क या शायरी पसंद भी की जाती है, लेकिन यही है कि पार्ट टाइम है। जो शख्स अब पूरी ज़िंदगी घोड़े की नंगी पीठ पे सफ़र करता जिसने किया हो, उस शख्स से आप ये कहिए कि उसके पसीने से खुशबू आए थे, वैसा मुमकिन नहीं है। तो हम जिस समाज में रहते हैं, हमें उसकी तस्वीर बनानी होती है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसी की तारीख़ लिखनी होती है। अगर हम उससे आँख चुराते हैं तो इसका मतलब है हम लफ्ज़ों के साथ, शब्दों के साथ अय्याशी कर रहे हैं, ज़ना कर रहे हैं, उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब मोहब्बत का लम्हा है तो हमें मोहब्बत के शेर भी कहने चाहिए। हम कहते हैं, सब शायर कहते हैं। जो ये कहे कि हम नहीं कहते हैं वो झूठ बोलता है, क्योंकि अगर इंसान है तो उसने मोहब्बत ज़रूर की होगी, किसी से मोहब्बत की हो। ये शायरी की जो बेसिक तहरीक है वो है इंसानियत। इस तहरीक के साथ साथ तो शायरी को चलना पड़ेगा हर ज़माने में। बकिया ये जिस तरह आप देखें कि कुंभ मेले में जब आप जाते हैं, गंगा स्नान पर आप जाते हैं, तो हमारा मेन मकसद होता है स्नान करना, अपने आप को पवित्र करना, अपने गुनाहों को धोना, अपने पापों की तरीकों के ये सब दुकानें हैं। ये उसके जैसे आप देखेंगे इलेक्शन के ज़माने में बहुत सी वो लेटर हिट पार्टियां निकल आती हैं, तो वो अपने अपने के हिसाब को कुछ 2 लाख मुझे मिल जाए, 1 लाख मुझे मिल जाए। तो उसी तरह शायरी जो है उसकी सिर्फ एक तहरीक है और वह है इंसानियत। मैं देखिए असल में मैंने जैसे भी अर्ज़ किया कि ये दुकानदारी वाली बात है, तो अब हर शख्स मतलब वो मसलन आप देखें कि ये ज़माना बदल रहा है। हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बदनसीबी की बात ये है कि जो बुराइयां 20 साल बाद आनी चाहिए थी वो 20 साल पहले आ गई। मसलन जैसे ये टीवी के ज़रिए जो हमारे यहाँ सब जो तहज़ीबें दाखिल हो रही हैं,
तो ये इसको 20 साल मतलब हम इसको शायद अच्छा ना समझें लेकिन ये कि हमारे बाद की नस्ल मुमकिन है कि इतनी ही एडवांस हो जाए। मसलन आप ये देखिए कि हम जब छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग बिल्कुल समझिए वो दहशतगर्द होते थे, आतंकवादी होते थे कि अगर हम सिनेमा के पोस्टर की तरफ भी देख लेते थे तो थप्पड़ पड़ जाता था। यानी इमीडिएटली मोहल्ले का भी कोई गुजरता था और मालूम हुआ कि वो एक फिल्म का पोस्टर लगा है घोड़े वाली, और मालूम है तो हम लोग खाली सिर्फ दिलचस्पी में देख रहे हैं। उसमें उस ज़माने में इतनी कोई नंगी तस्वीरें भी नहीं होती थी। मोहल्ले का कोई भी शख्स गुजरा। अच्छा, फिर ये भी है क्या उस ज़माने में ये भी था कि जैसे आज जब हमने किसी गज़ल में शेर कहा है कि ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। तो उस वक्त ये था कि हम लोग अपने सब इलाके की बकरियां पहचानते थे, जानवर पहचानते थे, ये फलां की भैंस है ये। अब तो हम कॉलोनी में, दरअसल में ये जो कॉलोनी कल्चर आया, जैसे आपने अगर कभी कबूतरबाजी तो खैर नहीं की होगी, कबूतर देखे होंगे, कबूतर खाने देखे होंगे आपके, मुमकिन है ख़ानदान में भी लोगों ने कबूतर पाले हों। तो एक होती थी ढाबली हुआ करती, उसको ढाबली कहते हैं, कुछ जगहों पर उसको काबुक कहते हैं। तो वो उसमें खाने जैसे ये लाइब्रेरी के जैसे खाने हैं, ऐसे छोटे छोटे खाने होते थे, उन खानों में कबूतर रहते थे। इसी तरह हमारे इस अहद में ये जो अपार्टमेंट बनते हैं ये खाने हैं। हम सीधे मालूम दफ्तर से निकले, ऑफिस से निकले, गाड़ी खड़ी की और सीधे अपने खाने में कबूतर की तरह घुस गए। हमें मालूम नहीं कि बगल के खाने में क्या बीत रही है। तो हम बिल्कुल इस तरह हो गए। यानी आप ये देखें ना, जैसे हमारे बचपन में हम गाय को माँ समझते थे, इस ज़माने में लोग माँ को भी गाय समझते हैं। कहते हैं यार बम्बई कैसे ले जाए माँ, तो मेरा असल में 3 कमरों का फ्लैट है। एक बात मैं आपको, मुझे और याद आ गई, मुझसे भी किसी ने पूछा कि आपकी लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत है, तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा कि देखिए असल में ये जब तक हम जिंदा हैं, जब तक सांसों पर मेरी हुकूमत बाकी है, ये लाइब्रेरी है। जिस दिन हम नहीं रह जाएंगे तो हमारे घर वालों के लिए ये एक ऐसा कमरा होगा जिसमें कबाड़ भरा हुआ है। तो हमारी जो तहजीबी जो गिरावटें आई उसमें यह है कि साहब, मैंने 25 बरस पहले कोई गज़ल कही थी, उसमें शेर था कि न जाने कौन सी मजबूरियों में रहने लगे, मकान बेच के कॉलोनियों में रहने लगे। तो मालूम 2 कमरों का फ्लैट ले लिया, उसमें रहने लगे। अब वहाँ पर माँ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ जो गिरावटें आई उसकी वजह से भी काफ़ी मतलब हमें नुकसान पहुँच रहा है। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने, बहुत मुश्किल सवाल भी है और बहुत ज़रूरी सवाल भी है। देखिए ऐसा है कि असल में ज़बानें जो हैं वो एक मिशन के तौर पे ज़िंदा रखी जाती हैं। मैंने जब ये माँ किताब छापी तो लोगों ने मुझसे कहा कि इससे क्या फ़ायदा है। तो मैंने कहा देखिए एक फ़ायदा तो ये है कि मैंने ये अहद कर रखा है कि मैं इस किताब की आमदनी से मैं 2-3 एम्बुलेंस चलवाऊँगा। मतलब एक रायबरेली में चलवाऊँगा, एक लखनऊ में चलवाऊँगा, या जहाँ अल्लाह मुझे तौफीक दे। मुमकिन है कि ये एक मिशन बन जाए, कल बहुत से लोग इस तरह करें। ये एक मेरे ख्याल से ये एक नेक काम है। लेकिन उसके साथ जैसे कि मैंने कभी किताबों के दाम ज़्यादा नहीं रखे। ये बात इनकम टैक्स वालों तक ना पहुँचे तो मैं बताऊं कि पिछले साल सिर्फ किताबों के बिकने से मेरे पास तकरीबन 1,23,000 रुपये आए। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि हम इसके कायल हैं कि किताब के दाम बहुत कम होने चाहिए। तो जैसे हम माँ को हम किताब नहीं मानते हैं, ये जो हमारी जो माँ बुक आई है उर्दू और हिंदी में, इसे हम किताब नहीं मानते हैं। हम कहते हैं ये जो पूरे हिंदुस्तान में भी ये कल्चर डेवलप हुआ है ओल्ड एज होम, तो ये ओल्ड एज होम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। जब लोग माँ को भी गाय समझ रहे हैं कि भाई वही गांव में रहें, यहाँ जगह नहीं है, उस वक्त हम ये गुंजाइश निकालना चाह रहे हैं शायरी के बल पर, शायरी के ज़रिए। बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत लोग मुझे खतूत लिखते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से इंस्पायर होते हैं कि मैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं शायद मेरी छोटी सी कोशिश है ये कामयाब हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असल में किताबों के साथ ज़्यादती ये हुई कि लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ 200 किताबें बेचें
और पूरी कीमत निकाल लें। अच्छा, दुनिया का आज बड़े से बड़ा बिजनेस जो है, आप देखें जो बैंकिंग है, जो सपोज ये जो सेल का सिस्टम है, आप सिर्फ एक किसी शोरूम में चले जाएं कार ख़रीदने के लिए, उनके सब इतने एजेंट्स, दलाल, ब्रोकर, उनके इतने सब मुकर्रर रहते हैं इन्फॉर्मर्स, कि एक शोरूम में आप जाते हैं और 4 शोरूम के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके घर पे आ जाते हैं कि सर आपको सफारी लेना है, आपको ये लेना है, आपको वो लेना है। कहने का मतलब जब 7 लाख और 10 लाख और 12 लाख रुपए की गाड़ी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो हम ये सोचेंगे हम किताब छाप लें, अपने घर में रखें और बिक जाए, ये मुमकिन नहीं है। नंबर 1 जो हमारी तरफ से जो गलती है, यानी हम लेखकों की तरफ से, प्रकाशकों की तरफ से, मुसन्निफीन की तरफ से, जो लोग किताबें छापते हैं उनकी तरफ से, ये है कि वो किताबों के दाम बहुत रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि एक सपोज किसी भी शहर में आप देख लें कि मालूम हुआ कि एक शख्स रहता है, आप समझ लें दिल्ली आप ले लें, ग्रीन पार्क में रहता है, फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, ग्रेटर कैलाश में रहता है। वहाँ से वो जामा मस्जिद अगर एक किताब खरीदने आता है तो मालूम हुआ उसका 70 रुपये का या 80 रुपये का तेल जल जाता है, मैगजीन 50 रुपये की या 20 रुपये की है। तो होना ये चाहिए कि हम अपनी किताबें लेकर ख़रीदारों तक पहुँचें। इंटरनेट के एजेंट भी हमारे घरों तक पहुँचते हैं, हमारे कंप्यूटर में ला करके लाइन जोड़ जाते हैं। हम अपने घरों में बैठ कर महंगी किताबें हैं, वो एक सप्लाई का सिस्टम है कि साहब यूनिवर्सिटी में इतनी खप जाएंगी, कॉलेज में इतनी खप जाएंगी, नेताजी किताब इतने की खरीद लेंगे, फला इतने की, इतना पैसा आ जाएगा। इस वजह से काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। नंबर 1। नंबर 2 एक बात और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे मैं 5-6 साल पहले पाकिस्तान एक मुशायरे में गया था, लाहौर। तो वहाँ लोगों ने बताया कि साहब यहाँ एक कल्चर है, किताबें तोहफे में दी जाती हैं। कि जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो उनके घर में मालूम है कि उन्होंने आपकी मिसेस को कोई सूट दिया, आपको कुछ बुक्स दी उन्होंने दी। तो इस तरह से मतलब वो है कि वो किताबें जो है मुंतकिल होती रहती हैं। तो होना यही चाहिए कि हम बहुत सड़ी हुई मिठाई, इस डायबिटिक ज़माने में मालूम किसी के घर जाते हैं, 100 रुपये की मिठाई लेके जाते हैं, उसके पूरे घर को बीमार करके भी आते हैं। उससे अच्छा ये है कि हम उसके घर जाएँ तो किताबें लेकर जाएँ। तो अगर ये सब किया जाए तो ऐसे जब मेरे जैसे बहुत कमज़ोर शायर की, बहुत कमज़ोर मुसन्निफ़ की, बहुत कमज़ोर कवि या लेखक की किताबें 1.25 लाख रुपए की एक साल में बिक सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छे लिखने वाले हैं, अगर उनकी किताबों को ठीक से बेचा जाए, ठीक से मार्केट में फैलाया जाए, तो बहुत पैसे आ सकते हैं। तो उसकी वजह ये है कि देखिए असल में देखिए जैसा दुश्मन हो वैसे ही मुकाबला भी किया जाता है। मसलन इस ज़माने में अगर आप तलवार लेके लड़ें तो लोग हंसेंगे। इसी तरह से जब आप ये सोचें कि 70 रुपये का फास्ट फूड आपके यहाँ होम डिलीवरी सर्विस है, आप 300 रुपये की किताब चाहते हैं आपके घर आकर के कोई ख़रीद ले जाए, ये इम्पॉसिबल है। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसका पूरा नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। देखिए असल में उर्दू जो है, मैंने कहीं लिखा भी है कि इसे हमेशा लश्करी ज़बान कहा जाता है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि जंगी पैमाने पर कभी इसका काम नहीं हुआ। कभी दक्कन में हुआ तो दिल्ली में नहीं हो रहा था, दिल्ली में होने लगा तो दक्कन वाले भूल गए, बंगाल में फोर्ट विलियम में होता रहा तो मालूम हुआ यूपी में नहीं हो रहा है। यानी जंगी पैमाने पर कभी इसका काम नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि उर्दू, ये तो सच है, ये तय है कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बान है। यहाँ जो भी आए वो या अरबी बोलते आए, फारसी बोलते हुए आए, ईरानी बोलते हुए आए, अंग्रेज़ी बोलते हुए आए, मुख्तलिफ ज़बानें, तुर्की बोलते हुए आए, उर्दू बोलता हुआ कोई नहीं आया। उर्दू सिर्फ और हमारी और हमारी ज़बान है। हमें यह फ़ख्र है कि उर्दू हमारी ज़बान है, हिंदुस्तानी होने की हैसियत से। फिर हम कभी कभी ये सोचते हैं कि असल में उर्दू अगर हमारी बेटी है, तो हमने किस ज़माने में एक शेर कहा था कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, लड़कियां धान के पौधों की तरह होती हैं। आप ये देखें कि जो लड़कियों का नसीब होता है कि लड़कियां धान के पौधे की तरह रोपी कहीं जाती हैं, बयार उनकी कहीं लगती है,
बड़ी गई होती हैं, पनपती गई हैं, फलती फूलती गई हैं। वही सूरत हाल उर्दू की हुई। इस ज़बान हमारी थी, इसको अपनाया पाकिस्तान वालों ने, उन्होंने कहा ये मेरी ज़बान है, उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। यानी इस पर तो बराबर झगड़े होते रहते हैं, बड़े सब मीटिंग होती हैं, बड़े सब नेता चीखते हैं, जो वो कहते हैं कश्मीर मेरा है, ये कहते हैं कश्मीर मेरा है। इस पर कभी कोई मुज़ाकरा नहीं होता है कि साहब उर्दू मेरी ज़बान है, आपकी ज़बान नहीं है, आपने तो यहाँ पर से इसको हाईजेक करके अपने यहाँ ले लिया। अभी मैं जैसे कतर गया था या मुख्तलिफ़ जगहों में जो मुशायरे होते हैं या जो होते हैं, तो आप ये देखें कि उन जगहों पर उर्दू के लिए ज़्यादा गुंजाइशें हैं फलने फूलने की बनिस्बत हिंदुस्तान की। उसकी वजह यह है कि हमारे जो, माफ़ कीजिएगा दरअसल मैं कड़वाहट की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो किसी का मिसरा है हैदराबाद की किसी शायर का कि चुप रहे हम भी तो फिर बोलेगा कौन। तो जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जब से एकेडमीज़ बनाई गई तब से उर्दू को बहुत नुकसान पहुँचा। तो उर्दू को फिर से ताकतवर या सेहतमंद करने के लिए ज़रूरी ये है कि इस किस्म के जितने भी ये नाकारा इदारे हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। मसलन मैं ज़मीनी शायर हूँ, बहुत ज़मीनी गुफ्तगू करता हूँ। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जैसे मेरा एक ड्राइवर है, हम उसके साथ कहीं सफ़र करते हैं, शहर के बाहर जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, हम उसे 100 रुपये दे देते हैं, वही तुम अपना खाते पीते रहना, हम अपना खाते पीते रहते हैं, होटल में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। अगर वो उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती है शाम को पैसे मांगने की, हिसाब 100 रुपये तो कम पड़ गए, उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम उसे अपने साथ बिठाकर खिलाते हैं या हम जब खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कम से कम पैसे का भी खाना अगर खाते हैं, मामूली से मामूली होटल में भी खाते हैं जिसमें ड्राइवर ही खाता है, जिसमें मेरा ड्राइवर भी खाता है, उसमें भी हम खा रहे हैं, तो मेरा एक वक्त का बिल 70 रुपये बन रहा है। तो इसका मतलब है 2 वक्त का 140 हो गए। इसका मतलब है 2.5 वक्त नाश्ते का मिला करके 160 हो गए। इसका मतलब है जो सब नशे हैं, मुख्तलिफ सिगरेट है, पान है, पुड़िया है, आजकल ये मसाले वसाले ये सब मिलाकर 200 रुपये। तो जहाँ 200 रुपये का खर्च है वहाँ हम 100 रुपये दे देते हैं और वो शर्मिंदा से चोर सा रहता है कि नहीं मालिक ने तो मुझे पैसा दे दिया है। आज उर्दू वालों का हाल ये है कि एकेडमीज़ को एक रकम दे दी जाती है, ये उर्दू वाले चोर बने बैठे थे, हुकूमत ने दे दी, लेकिन वो पूरी रकम जो है उसका 70% जो है ये जो हमारे जो सब गवर्निंग बॉडीज़ ऑल डेट ये सब है उनकी अय्याशियों में, उनके शौक़ में, इनाम में, मैनिपुलेशन, हर चीज़ में बेईमानी करके रख ली जाती है। पहली बेसिक बात यह है कि जो मसलन जैसे होना ये चाहिए, अगर कोई भी हुकूमत, अब जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें सब मुख्तलिफ लोग निकलेंगे कि साहब ये देंगे, ये मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बिल्कुल नहीं, होना ये चाहिए कि ठीक है साहब आपने 2-2 करोड़ रुपए बांट दिए कि हर MP 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा, हर MLA 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा, हर प्रधान इतना खर्च करेगा, ग्राम प्रधान इतना खर्च करेगा। तो सब किसी भी ज़बान को, उर्दू हमारी सिर्फ ज़बान नहीं, ये कहा जाता है कि ये तहज़ीब भी है। मैं अभी 10 दिन पहले मैं वहाँ दिल्ली गया था, तो मैंने रामायण ख़रीदी उर्दू में, 1919 की किताब है, गीता ख़रीदी। तो आप ये देखेंगे मतलब ये बहुत रिच लैंग्वेज है, इसमें हर तरह का अदब मौजूद है। हुकूमत का को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको ये ऑर्डर करे कि भाई आपको इतना फंड दिया जाता है, 10 लाख रुपए सालाना, 5 लाख रुपए सालाना, आप वहाँ उर्दू की तरक्की के लिए जो लोग पढ़ते हैं उनको या जहाँ पढ़ना चाहें उनके लिए आप इंतज़ाम करवाइए, तो इसकी बचत हो सकती है। अदरवाइज जो आपने कहा है बात वही है कि उर्दू जो है उसके हालात अच्छे नहीं हैं। ये मतलब ये एक उस बच्ची की तरह है जिसकी माँ की छाती से दूध नहीं उतरता। देखिए हिंदुस्तानी फिल्मों में तो हुकूमत ने सबसे बड़ी बेईमानी यही की कि मुग़ल आज़म को मालूम है हिंदी का सर्टिफिकेट दिया। अच्छा बात ये है कि देखिए असल में बात यहाँ हिंदी उर्दू की भी नहीं है, असल में झगड़ा जो है वो मसलन जैसे अभी आप देखेंगे जो मौजूदा हमारा जो जितने मीडियाज़ हैं उसमें वो लोग वही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वही लफ्ज़ बोलते हैं जो आसानी से समझ लिए जाए। अभी पिछले दिनों एक वो नादिर बब्बर ने एक वहाँ एक मुशायरा किया था, एक फंक्शन हुआ था बहुत बड़ा दिल्ली में, तो मुझसे पहले वो लीलाधर मंडलोई है
स्टेशन डायरेक्टर हैं या उसके भी ऊपर हैं क्या है। तो ये हुआ कि साहब वो हिंदी के जो कवि हैं उनको वो बुलाएंगे, उर्दू वालों को हम बुलाएंगे। हालांकि मैं बार बार ये नादिरा जी से भी गुजारिश कर रहा था और सब मैं कवियों और शायरों से भी, मैं शहरियार साहब भी थे उर्दू वालों में, बहुत लोग थे, हाँ फराज साहब भी आए हुए थे। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ऐसा मत कीजिए, मैंने कोई एक शख्स, ये मंडलोई साहब सबको अनाउंस करें जो 12 13 14 लोग हैं, या हम अनाउंस कर दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले ये हुआ कि उन्होंने अनाउंस किया हिंदी के कवियों को, इसके बाद मुझे बुलाया गया। तो मैंने ये बात कही कि साहब जितनी खूबसूरत ज़बान लीलाधर मंडलोई ने बोल दी है, अब उसके बाद मुझे उर्दू बोलने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। तो मैंने कहा बेहतर तो यही होता कि या तो लीलाधर जी अनाउंस करते या मुझे ये सम्मान बख्शा जाता कि मैं हिंदी वालों का तारुफ मैं अपनी ज़बान में कराता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असल में देखिए ज़बानें जो हैं ये बिल्कुल संगम की तरह हैं, दरिया की तरह, ये आपस में गड़मड़ हो जाती हैं। अब ये बीच में जैसे हम ये कहते हैं कि उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, बंगला एकेडमी, मतलब ये एक एकेडमी हो, ये बिल्कुल वैसे खानों में बांटा गया जैसे ये है कि वो सब वोट बॉक्स के साथ, ये मायावती का वोट बैंक है, ये इनका वोट बैंक है, ये मुलायम सिंह यादव का वोट बैंक है, ये तो इसी तरह से मतलब उर्दू को बिल्कुल इस तरह से तकसीम है। तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये जो सब बैरिकेटिंग्स हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो लाइनिंग्स हैं, कि ये सब ये उर्दू एकेडमी, जैसे आप देखें ना कि दिल्ली में जो मुशायरा होता है लाल किले का, या जो उसमें सब शामिल रहती हैं, पंजाबी उर्दू, पंजाबी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, इंक्लूडिंग साहित्य एकेडमी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सबको मिलाकर अगर चलाया जाए तो फैसला भी अहम हो सकता है। लेकिन ये है कि वो हुकूमत सोचती है कि ठीक है साहब जो वो कर रहे हैं करने दो, हिंदी में हिंदी सर्टिफिकेट दे दें, उर्दू सर्टिफिकेट दे दें। हम ये कहते हैं ये जो फिल्म जो में जो डायलॉग्स बोले जाते हैं, देखिए बहुत एक सीधी सी बात है असल में, मैं एक अजीब व गरीब बात मैं करने जा रहा हूँ। होता ये है कि जब हमें अपना काम निकालना होता है तो हम बहुत आसान ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, एक रक्शे वाले से उसी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं जो समझ लें। लेकिन जब हम एक कहीं यही ज़बान लिखते हैं तो हम अगर उर्दू वाले हैं तो उसको इतनी कठोर कर देते हैं कि मेरी ही समझ में ना आए, हिंदी वाले हैं वो इतनी कठोर कर देते हैं कि हिंदी समझ में ना आए। मेरा अपने जैसे वो नादिश प्रतापगढ़ी ने किसी नज़्म में ये कहा था कि ज़बान होती है गाँव की गोरियों की तरह, ज़बान होती है माओ की लोरियों की तरह। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मतलब दोनों ज़बानों को, एक किसी भी ज़बान को फलने फूलने का मौका दिया जाना चाहिए, उस पर सियासत नहीं करना चाहिए। हाँ बहुत किताबें तो बहुत सी, छाप वाप नहीं, पता नहीं क्या हो। तो मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन 12-13 मेरी किताबें हैं, नस्र की हैं। अच्छा मज़े की बात ये मोहतरमा कि मेरे दुश्मनों ने ये उड़ा दी कि मुनव्वराना की नस्र जो है वो नज़्म से ज़्यादा अच्छी है, यानी मुनव्वराना का गद्य जो है वो पद से ज़्यादा अच्छा है। तो ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये कि मैंने ये सोचा कि नहीं, इसमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने जैसे शुरू में मैंने सब शायरी की किताबें मेरी, मैंने अर्ज़ की अभी, गदल गाँव, पीपल छाँव, मोर पाँव, सब उसके लिए, बदन सराय, नीम के फूल, सफ़ेद जंगली कबूतर, बग़ैर नक्शे का मकान, घर अकेला हो गया, माँ, जंगली जंगली फूल, ऑटोग्राफ, बहुत सी तकरीबन 12-14 मेरी किताबें आई। असल में देखिए ये जो लफ्ज़ खुशगवार है ये बच्चों की उस ऐनक की तरह होती है जिस पर रंगीन वो लगा रहता, पन्नी लगी रहती है, प्लास्टिक पीली लगी रहती है, पीले दिखाई देता है, हरी लगी रहती है, हरा हरा दिखाई देता है। तो ये तो एंजॉय करने की बात है। हम ख़राब से ख़राब या मुसीबत के लम्हे से भी हम एंजॉय करते हैं। तो जैसे पिछले दिनों में जब मैं बहुत बीमार हुआ था तो मैंने बहुत पान वान खाया था, खाना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मैंने बहुत बदपरहेजियाँ करता था मैं। तो मेरे सब यहाँ अंदर सब ऑपरेशन हुआ था, यहाँ बहुत काट पीट करके खाल निकाल के, रान से खाल निकाल के यहाँ लगाई गई वगैरह वगैरह। तो मैं 5-6 दिन में अस्पताल में था। तो बहुत से सब तजुर्बे ज़िंदगी के हुए।
तो उसमें एक दिलचस्प वाक़या ये है, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो ये हुआ, डॉक्टरों ने शायद पहचान लिया मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, फ़ौरन मुझे लपेट करके चादर वादर में, मेरी वाइफ खड़ी, बेटा मेरा खड़ा, तो मुझे लात फांद के चादर में लपेट करके मेरे सब घर वालों को बाहर निकाल दिया गया। मुझे आईसीयू की तरफ लेके भागा जा रहा था। तो इसके बाद जब मुझे वो लोग बाहर ला रहे थे स्ट्रेचर पर, मुझे तकलीफ़ होगी, तो मैंने एक बार घूम कर मैंने यूँ निगाह डाली, मैंने अपने वाइफ पर, बीवी पर, बेटे पर, और हल्की सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर थी, जो अमूमन आप लोग देखते होंगे मैं अपना खुश रहता हूँ। मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि अगर मैं बिल फर्ज में आईसीयू से कभी नहीं लौटा, 2-4 दिन बाद मैं किस्सा कहानी हो जाऊंगा, लेकिन मेरे घर के लोग बोलेंगे कि मगर उनमें हिम्मत बहुत थी, वो जाते वक्त भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जब मुझे चादर वादर में लपेट कर वो नीचे भाग रहे थे, तो मैंने अपनी जिंदगी का जोड़ घटाव किया, एक विद इन ए मोमेंट, मतलब एक 5 सेकंड में। और मतलब ये कि डॉक्टरों ने मुझे, जैसे आप देखें ना कि देहातों में अपने घर को बचाने के लिए, घर के आदमी को बचाने के लिए, बाहर भेड़िए से बचाने के लिए बाहर बबूल के पेड़ काट के लगा दिए जाते हैं, वैसे ये है कि मुझे सब पूरा सब लाद दिया गया, ये ऑक्सीजन, ये फला फला, इतने पाइप और ये वो भी सब, मतलब मुझे मेरी ज़िंदगी को बचाने की तमाम वो पूरी कोशिशें उन्होंने कर ली। मैं इतनी देर में ये सोच रहा था, मैंने अपनी ज़िंदगी का जुड़ घटाव किया कि मैंने कितना लोगों को सताया, कितना परेशान किया, क्या लूटा, क्या छीना, क्या कमाया, किसको जलील किया, किसकी रुसवाई का सबब बने, क्या इज्जतें हासिल की। तो शायद 1 मिनट में ये आया कि नहीं, मतलब ये है, मेरे आमाल नामे में इतने नंबर्स हैं, पास मार्क हैं, मैं अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हूँ। तो मुझे एक तरह का इत्मीनान हुआ। तो बहरहाल ये कि फिर मैंने फिर बाद में शेर ही कहा था कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। तो इसका एक वाक़या मैं आपको और बताता चलूँ, वो दिलचस्प वाक़या है कि मैंने जैसे अभी शुरू में अर्ज़ किया कि मेरा एक भाई था, वो जवानी में ख़त्म हो गया 28 बरस की उम्र में। तो उस ज़माने में उसका बेटा 5 बरस का था, बेटी 3.5, बेटी शायद 4.5 बरस की थी, बेटा 3 बरस का होगा। तो मैंने उस वक्त ये संकल्प लिया था, अहद किया था कि इंशाअल्लाह अपनी भतीजी को अपनी बेटी से ज़्यादा मानदान के साथ मैं रुखसत करूँगा। एक ज़हन की किसी गोशे में मैंने ये सोच लिया। तो बहरहाल ये कि ये मेरा जब ऑपरेशन हुआ, बायोप्सी और क्या क्या सब हुआ, सब कुछ भी नहीं निकला, बच गए। तो उसके 10 दिन पहले मैंने अपनी भतीजी को रुखसत किया पूरे मानदान के साथ। और मैं अपनी बेटियों की शादी में कभी फर्नीचर की दुकान पे नहीं गया। भतीजी की शादी के लिए मैं सहारनपुर गया, और बेहतर से बेहतर फर्नीचर जो हमने उन लोगों से, मैंने जो हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, उन लोगों से मैंने कहा कि यार मैंने ये अहद किया था, इसमें तुम लोग साथ दो, वगैरह वगैरह। तो इसके बाद भतीजी मेरी रुखसत हो गई। चौथे दिन मैं कलकत्ता गया, मैंने जाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। तो मैं गज़ल में कह रहा था, दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। तो उसमें मैंने एक शेर कहा, तो मुझे ये यकीन आया कि मैंने अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मैंने अहद किया था अपने नौजवानी के ज़माने में, तो ठीक है। तो मैंने शेर कहा कि सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं, सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं, शुक्र खुदा मैं आखिरी पारे पे आ गया। नहीं, मेरी जितनी सब साबिका महबूबाएँ होंगी उनमें वो यही कहती थी कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और बड़ी भी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जिनकी आंखें बड़ी होती हैं वो ख्वाब भी बड़े देखते हैं। तो मैंने ख्वाब हमेशा बड़े देखे। और मतलब ये कि मेरा ख्याल है कि अच्छे बुरे जो भी ताबीर रही हो, अच्छी बुरी,
तकरीबन हर ख्वाब जो है वो ताबीर की मंजिल तक आया। और मतलब ये कि जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि आई एम वेरी सेटिस्फाई, तो मैं अपने हर ख्वाब की ताबीर से खुश हूँ। ये मैं एक दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि मुझे बचपन से जो मेरा एक कॉम्प्लेक्स होता है ना हर आदमी का, तो मुझे एक दो शौक़ बहुत थे। एक शौक़ तो था कि मेरे पास में आम का एक बहुत बड़ा बाग हो, मुझे बहुत शौक़ था कि मेरे पास एक खूबसूरत आम का बाग हो, मैं खूब आम, कभी इस पेड़ के नीचे लेटा रहूं, कभी वहां से आम उठा के खाऊं, कभी ये खाऊं। लेकिन ये है कि वो मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक शेर है कि हाँ नमाजों का असर देख लिया पिछली रात, मैं इधर घर से गया था कि उधर तू आई। तो साहब आम का बाग तो नहीं हुआ, मैं डायबिटिक हो गया। तो जाहिर सी बात है अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा मुझे एक शौक़ था, है अभी भी है, तो वो भी पूरा हो सकता है अगर मतलब ये है कि अल्लाह करे लालू प्रसाद यादव को अपना वादा याद रहे। हमारे लीडरों को भूलने की बड़ी आदत है। तो पिछले दिनों तो मुझे एक दूसरा शौक़ ये था कि मैं अगर ट्रेन में जाऊं तो मुझे जगह मिल जाए, मुझे जलील ना होना पड़े। क्योंकि साहब हम कहते हैं साहब ये खूब है कि पद्मश्री लेकर के लौट रहे हैं और मालूम गाजियाबाद में टीटी उतारे दे रहा है। तो ये बहुत, तो मुझे ये हमेशा शौक़ रहा है कि मतलब मैं जाऊं तो मुझे जो पैसे ले ले लेकिन मुझे जगह दे दे कि भाई ठीक है जाइए चचा, आप तो चचा की पोजीशन में आ गए, जाइए अंकल जी आप बर्थ इस बर्थ पे लेट जाइए, इस बर्थ पे सो जाइए। ये मुझे जलील करके उतारता है ये बात। हालांकि आप देखेंगे जैसे हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तो हम ये कहते थे, जैसे लोग कहते थे रिजर्वेशन है, हम कहते थे नहीं 76 नंबर मेरी बर्थ है। तो 75 के बाद बर्थ ही नहीं होती है, तो जो पाखाने के पास का जो पैसेज होता है उसको मैंने अपनी कौमी सीट बरकरार रखी थी और हमेशा मैं अपना वहाँ चादर बिछा के बैठ जाता था। मिल गई तो ठीक है, वरना ठीक है, वो चलती का नाम कहा जाता है गाड़ी। तो मुझे ये इसका बहुत शौक था कि मेरे पास रेलवे का ऐसा पास हो या कुछ हो। तो पिछले दिनों में एक मुशायरे में पटना गया था, उनका जश्न बहार वालों का मुशायरा था, नहीं है उनका था क्योंकि नहीं, और उनका था किसी का, कामना जी का मुशायरा था। वो कौन पता चाहिए है संस्था, स्कूल भी है, नहीं दूसरी संस्था है, उन लोगों का स्कूल भी है, DPS स्कूल, सिंह साहब हैं। तो उस मुशायरे में अचानक लालू प्रसाद यादव आ गए। इतवाक से मैं पढ़ रहा था माइक पर, तो मैंने एक शेर मैंने उनकी नज़र किया कि वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। तो खैर इसके बाद फिर सागर खयामी आया पढ़ने के लिए, उन्होंने भी बताया कि साहब बड़ी दिल्लत होती है जब टीटी उतार देता है वगैरह वगैरह। खैर लालू प्रसाद यादव स्टेज पर आए, फ़ौरन उन्होंने माइक पर ऐलान किया कि इस महफिल में जो शोरा हैं उन सबको हम रेलवे का पास जारी करते हैं, साथ में एक कूपन होगा जो मतलब उनके साथ उनका अटेंडेंट भी हो। तो उसका राहत का एक शेर है कि वज़ीरों की सिफारिश का भरोसा हम नहीं करते, हमें मालूम है ज़र्रे को तारा कौन करता है। लेकिन ये है कि भरोसा बहरहाल इतना तो किया ही गया कि भाई ठीक है। तो 4-5 महीने हो गए, तो ये मेरा एक शौक़ है, एक ख्वाब है कि मेरे पास कम से कम इतना हो कि मुझे टीटी उतारे ना बेइज्जत करके। उस वक्त बहुत मालूम होता, मैं अपने आप को शायर नहीं, मैं बहुत एक थर्ड क्लास का मुजरिम समझता हूँ कि अब टीटी बेइज्जत करके उतार देता है। तो ये दुआ है, आप भी दुआ कीजिए मोहतरमा कि ये ख्वाब पूरा हो जाए। नहीं देखिए गोली वोली नहीं देते असल में, हाँ कुछ मिजाज ऐसा होगा। तो मतलब जैसे आप देखेंगे 1992 में 1990 में मैं पहली बार पाकिस्तान गया था मुशायरे में। तो जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में जहाज़ जो था वो किसी एयर पॉकेट में आ गया था, अब वो एकदम बिल्कुल कांपने लगा था, बाबा सब लोग बिल्कुल सहम गए। तो मैं तो नाश्ता कर रहा था, मैंने कहा मरना है तो खा पी के मरें, क्या फ़ायदा। तो मैं अपना नाश्ता करता रहा।
तो खैर वो एयर होस्टेस एक बार करीब से गुजरी तो मैंने उससे पूछा कि मैडम हम हिंदुस्तान से कितनी दूर हैं? तो उसने कहा कि 7 मिनट में, विद इन 7 मिनट हम लोग इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। तो मैंने दुआ की अल्लाह से गिड़गिड़ा के कि अल्लाह मियाँ, ये अगर जहाज़ अगर क्रैश भी होना है तो 5 मिनट 7 मिनट के बाद ही हो, इसलिए कि अगर ये पहले क्रैश हो गया तो मेरे घर वालों को मेरी लाश बटोरने के लिए भी पहले पासपोर्ट लेना होगा, फिर पाकिस्तान एम्बेसी से वीज़ा लेना होगा, तब वो आगे हो जो सब बटोरेंगे। तो मैं उन दिनों में गज़ल कह रहा था, तो उसमें बजाय इसके कि संसद दिखाई देने लगे, खुदा करे तुझे गुंबद दिखाई देने लगे। तो मैंने उसमें एक शेर कहा कि वतन से दूर भी यारब वहाँ पे दम निकले, वतन से दूर भी यारब वहाँ पे दम निकले, जहाँ से मुल्क की सरहद दिखाई देने लगे। तो मुझे एक तो देखिए शायद वो होम सिकनेस हो, मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि जब 47 में मेरे वालिद जब पाकिस्तान नहीं गए तो अब 2000 के बाद अब हम हिंदुस्तान से कहाँ जाएंगे। हमने बहुत से शेर भी इस तरह के गए कि मैं मरूंगा तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। तो ये है कि मेरे पास बहुत दावतनामे वगैरह तो आते रहते, वैसे हम शायरी करते हैं तो आते ही होंगे, लेकिन ये कि ये मशहूर है मेरे बहुत से वाक़यात की। मसलन जैसे अमेरिका से मेरे पास दावतनामा आया तो मैंने उनसे कहा भाई वो आप लोगों की कंडीशंस होती हैं तो, लेकिन मेरी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। तो उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा या तो आप, मैंने कहा देखिए 1.5 महीने वहाँ बहुत दुश्वार है रहना, अकेले हैं बिल्कुल मालूम हुआ। तो मैंने कहा या आप मेरी बीवी को भी बुलाइए या आप मेरा वहाँ निकाह करवाइए। मेरे उन लोगों ने बेचारों ने वाइफ के लिए भी भेजा, लेकिन मैं नहीं गया। इस बार इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। इसका दिलचस्पी है कि मुझे वो एक फ़रद साहिबा हैं कोई ऑस्ट्रेलिया में, मतलब मैं शर्मिंदा हूँ उनसे बहरहाल। तो वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी या कैनबरा में मुशायरा था, मैं नहीं गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैंने कहा देखिए बीवी, जिस मुल्क के परिंदे मेरे मुल्क में दाना ढूंढने आते हों, मैं उस मुल्क में रोज़ी ढूंढने तो जा नहीं सकता हूँ, मैं अपना यहीं खुश हूँ हिंदुस्तान में। लेकिन इन तमाम बातों की मतलब एक दूसरी अजीब व गरीब वजह है। मेरे उस्ताद जैसा भी जिक्र आया वाली आसिफ साहब, जिन्होंने मुझे मतलब उस्ताद ही नहीं थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे दोस्त थे, तो बहुत मेरा ख्याल मेरे सरपरस्त थे इन ऑल रिस्पेक्ट। तो बिल्कुल मैं नया नया बकौल उनकी छतरी पे बैठा था, मुशायरा था, अंजुमन फ़रोग़िया तब एक दिल्ली में एक हुआ करती है, साहिर होशियारपुरी साहब एक हुआ करते थे, इंतकाल हो गया, बुजुर्ग आदमी थे, वो उस बज़्म के सब कुछ थे। वाली भाई ने मुझसे कहा कि चलो मुशायरा एक वहाँ पढ़ करके आते हैं दिल्ली। मैंने कहा चलिए। रमज़ान के दिन थे, सहरी खाकर यहाँ से निकले, कानपुर गए, कानपुर से कालिका पकड़ी, रोज़ा खोला हमने और वाली भाई ने वहीं ट्रेन ही में। इसके बाद स्टेशन से उतरते ही सीधे वहीं जवाहर होटल हुआ करता था, अब तो शायद ख़त्म हो गया वो, तो उसमें बहुत छोटे छोटे कमरे, दिल्ली में यूँ भी होटल के कमरे बड़े छोटे होते हैं, बिल्कुल अज़ाब क़ब्र का एहसास होता है। एक कमरे में सामान रखा, हम लोग मुशायरे में गए। वाली भाई ने बहुत उनसे साहिर साहब से खुशामद की कि ये लड़का नया है, मनवराना बहुत अच्छे शेर कहता है, इसे पढ़वा दो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी ऐसे आदमी को नहीं पढ़ाएंगे जो हमारी फहरिस्त में नहीं है। अब वाली भाई ने बहुत खुशामद की, उनसे बहुत बहुत गिड़गिड़ाए, जितनी मिन्नतें कर सकते हों। वो कुछ शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे होंगे, मगर वो साहिर साहब ने पिघल के नहीं दिया। बस कृष्णयारी नूर साहब, उनका भी इंतकाल हो गया, तो उन्होंने वो बिगड़ गए, साहिर साहब ने कहा नहीं आप पढ़वाइए, बहुत अच्छे शेर कहता है ये लड़का। बरल मारे बांधे उन्होंने, साहिर साहब ने मुझे पढ़ाया। मैंने जैसे अपना शेर वेर सुनाए, बददिल हो गया था मैं ऐसे ही, तो मैंने शेर सुनाए, मुशायरा ख़त्म हुआ। तो वाली भाई ने साहिर साहब से कहा, साहिर होशियारपुरी साहब से, कि यार इस लड़के के हाथ में कम से कम 100 रुपये रख दो। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए आप लोगों के कहने में पढ़वा दिया, आप कुछ पैसे से नहीं दूंगा। बात ख़त्म हो गई।
मैं होटल वापस आया। रात के 3 बजे का अमल होगा। वाली साहब मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे, मैं इधर लेटा हुआ कोई अखबार या कोई रिसाला पढ़ रहा था। सामने एक घड़ी लगी हुई थी। अचानक वाली साहब एक बार घूमे और मुझसे कहने लगे, यार माफ़ कर दो, शागिर्द बहुत शर्मिंदा है, मेरी वजह से तुमको बड़ी खिफत उठानी पड़ी। अरे मैंने कहा नहीं उस्ताद, आप बेवजह की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहा हम तो पढ़ने के लिए आए नहीं थे। कहने लगे नहीं यार माफ़ कर दो, देखो हम बड़े हो गए तुमसे। मैंने कहा आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आपको ये तो मैं कमरे से बाहर निकल के चला जाऊँ। चुप हो गए। फिर नमाज़ पढ़ने लगे तहज्जुद की। तो उन्होंने कहा था कि नहीं यार तहज्जुद पढ़ लें, फिर चलते हैं नीचे को, सहरी खाएंगे, चलेंगे स्टेशन, कोई ट्रेन पकड़ लेंगे। मैंने कहा ठीक। फिर वो नमाज़ पढ़ते पढ़ते अचानक एक बार घूमे और मुझसे कहने लगे, शागिर्द मैं जाए नमाज पर बैठा हुआ हूँ, अल्लाह के रूबरू हूँ। बेटे ये जैसे घड़ी लगी है ना, इस घड़ी के हिंद से बन जाओ नंबर, कांटा तो इंशाल्लाह बड़े से बड़ा तुम्हारे ऊपर आकर के रुकेगा। आज मैं दुनिया के बड़े से बड़े मुशायरे को ठोकर मारता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं अपने उस्ताद की बेइज्जती का बदला ले रहा हूँ। शायद ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये मेरी नाइंसाफ़ी हो सकती है, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं छोड़ देता हूँ। लोग जाके खुश होते हैं, मैं नहीं जाके खुश होता हूँ। लोगों को जाके इज्जतें मिलती होंगी, मैं नहीं जाता हूँ, अल्लाह मुझे इज्जत देता है। तो शायद मतलब ये कि इसमें कोई मेरा अमल नहीं है, किसी मुशायरे में हम किसी प्लान के मुताबिक नहीं। अच्छा ये पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि अगर इस मुशायरे में नहीं आया तो वो किसी मुशायरे में नहीं गया होगा मुनव्वराना। ऐसा कभी नहीं रहा कि मतलब यहाँ ज़्यादा पैसे हैं तो वहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं। ये है बस मेरी कलंदरी कह लीजिए आप उसको, या गुनहगार तो हूँ बहरहाल मैं। नहीं कमांड वमांड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कमांड नहीं है। हाँ मुझे लिखना लिखना बिल्कुल नहीं आता है। मैं तो बस मतलब ये अंधे के हाथ बटेर लगने वाला मुहावरा है। अब लेकिन नए ज़माने में लोग ना बटेर जानते हैं ना अंधे की तरफ कोई देखता है। लेकिन ये कि असल में बात ये है कि गालिब तक ने ये कहा था कि कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए। तो गज़ल का कैनवस इतना छोटा है कि हम सोचते हैं कि जो हम कहना चाहते हैं वो 2 मिसरों में शायद बयान करने की मेरी हैसियत नहीं है, या मेरे पास इतनी इल्मी सलाहियत नहीं है कि मैं किसी बड़े टॉपिक को, बड़े मजमून को, बड़े मैटर को मैं 2 मिसरों में पैकअप कर सकूं। मसलन पिछले दिनों मैंने अपने किसी राइटअप में लिखा था कि मैंने गुर्बत के दिनों में भी बीवी को हमेशा ऐसे रखा जैसे मुक़द्दस किताबों में मोर का पर रखा जाता है। मेरा ख्याल ये है कि मैं इसको गज़ल में नहीं कह सकता था, इसलिए नस्र का सहारा लेना पड़ता है। या पिछले दिनों मेरा एक गालिब ज़नाना पार्क में एक मजमून किसी किताब में है, सफ़ेद जंगली कबूतर में एक निशाइया है। तो उसमें किसी साहब ने पूछा कि कुछ लोग आम काट के खाते हैं, कुछ लोग चूस के खाते हैं। तो किसी लखनवी साहब ने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, महज़ब होते हैं, सभ्य होते हैं, वो आम काट के खाते हैं। जो सबर्ब के होते हैं, देहाती होते हैं, वो चूस के खाते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने माँ का दूध पिया है वो चूस के खाते हैं, जिन्होंने डिब्बे का पिया है वो काट के खाते हैं। तो कहने का मतलब इसको हम शायद गज़ल में ना बांध पाएँ। या जैसे मैंने किसी मजमून में लिखा है कि वो प्रोफेसर अब्बास अली खां बेखुद मौलाना आज़ाद कॉलेज कलकत्ते में, मौलाना आज़ाद का कॉलेज बड़ा तारीख़ी कॉलेज है, यानी शेख मुजीबुर रहमान भी वहाँ के तालिब इल्म थे, ऐसे बहुत लोग, बड़े बड़े लोग। तो प्रोफेसर अब्बास अली खां बेखुद वहाँ क्लास में गालिब पढ़ा रहे थे। गालिब पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक बार गालिब का शेर पढ़ा कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी जिसके शाने पर तेरी जुल्फ़ें परेशान हो गई। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी जिसके शाने पर तेरी जुल्फ़ें परेशान हो गई। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा सर माफ़ कीजिएगा, ये बड़ा घिनौना अमल नहीं मालूम होता है, महबूबा की जुल्फ़ें हैं, हमारा शाना है, महबूबा की जुल्फ़ों में जुएँ भी तो हो सकती हैं। प्रोफेसर अब्बास अली खां बेखुद ने कहा कि तशरीफ़ रखिए, बैठ जाइए, सेट डाउन, यहाँ गालिब की महबूबा की बात हो रही है, आपकी महबूबा की बात नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि नस्ल लिखते वक्त बहुत सी गुंजाइशें रहती हैं जो शायद गज़ल कहते वक्त मेरा जैसा मतलब कम इल्म रखने वाला आदमी न कह पाता हो। तो मुझे
नस्ल लिखने में ज़्यादा अच्छा आता है कि मैं दिल की बात शायद पूरे तौर पे मैं कह सकता हूँ। असल में इतनी बातें कर डाली की जितनी ताकत थी वो सब खत्म हो गई। बहरहाल ये कि हुक्म है तो मैं शेर सुना रहा हूँ। जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं मैं आज कर रहा हूँ। मैं एक मतलब ये है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। एक मतलब ये है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए ज़मी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम, ए ज़मी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम, ए गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़ना, ए गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़ना, ए अमीरी दूर रह नापाक हो जाएंगे हम, ए अमीरी दूर रहे नापाक हो जाएंगे हम। गज़ल का मतलब ये है कि जहाँ से जो याद आ रहा है मैं कर रहा हूँ। मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं, हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। मुस्तकिल जूझना यादों से बहुत मुश्किल है, मुस्तकिल जूझना यादों से बहुत मुश्किल है, सबके सब मिट्टी के अंबार में खो जाते हैं, सबके सब मिट्टी के अंबार में खो जाते हैं। मुस्तकिल जूझना यादों से बहुत मुश्किल है, सबके सब मिट्टी के अंबार में खो जाते हैं। इतना सांसों की रफाकत पे भरोसा न करो, इतना सांसों की रफाकत पे भरोसा न करो, सबके सब मिट्टी के अंबार में खो जाते हैं, सबके सब मिट्टी के अंबार में खो जाते हैं। और शेर इसमें यह है कि सबके सब मिट्टी के अंबार में खो जाते हैं। मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। और क्या क़यामत है कि सहराओं के रहने वाले अपने घर के दरो दीवार में खो जाते हैं, क्या क़यामत है कि सहराओं में रहने वाले अपने घर के दरो दीवार में खो जाते हैं। एक गज़ल का मतलब यह है कि सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। ये भी मुमकिन है तुझे फिर न मयस्सर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है तुझे फिर न मयस्सर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए, ये भी मुमकिन है तुझे फिर न मयस्सर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। और शेर ये है कि ये भी मुमकिन है तुझे फिर ना मयस्सर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। एक लफ्ज़ है मुनकशिफ, जिसका मतलब है जाहिर होना। शेर ये है कि मुनकशिफ जल्दी से होते ही नहीं है हम लोग, मुनकशिफ जल्दी से होते ही नहीं है हम लोग, वरना हम हाथ उठा लें तो हुकूमत गिर जाए, वरना हम हाथ उठा लें तो हुकूमत गिर जाए।
ये गज़ल का मतलब ये है कि मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है, मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है। और मैं जिंदगी तुझे कब तक बचा के रखूंगा, मैं जिंदगी तुझे कब तक बचा के रखूंगा, ये मौत रोज निवाले बदलती रहती है। मैं जिंदगी तुझे कब तक बचा के रखूंगा, ये मौत रोज निवाले बदलती रहती है। और शेर ये है कि ये मौत रोज निवाले बदलती रहती है। बड़ी अजीब है दुनिया, तवायफों की तरह हमेशा चाहने वाले बदलती रहती है। बड़ी अजीब है दुनिया, तवायफों की तरह हमेशा चाहने वाले बदलती रहती है। और खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है। खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, हमारी आरजू मासूम लड़कियों की तरह सहेलियों से दुशाले बदलती रहती है। खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है। और हमारी आरजू मासूम लड़कियों की तरह सहेलियों से दुशाले बदलती रहती है। एक गज़ल जिसे ताज़ा गज़लें कही हैं, उनमें एक मतलब एक शेर मुझे और याद आया, मैं अर्ज कर रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि न सुपारी नजर आई न सरोता निकला, न सुपारी नजर आई न सरोता निकला, माँ के बटुए से दुआ निकली वजीफा निकला, माँ के बटुए से दुआ निकली वजीफा निकला। और एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला, वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। ये गजल का मतलब ये है कि मैं खुल के हंस तो रहा हूं फकीर होते हुए, मैं खुल के हंस तो रहा हूं फकीर होते हुए, वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए। मैं खुल के हंस तो रहा हूं फकीर होते हुए, वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए। लिखी है ख्वारी मुकद्दर में मीर होते हुए, लिखी है ख्वारी मुकद्दर में मीर होते हुए, मैं खानकाह से बाहर हूं पीर होते हुए। लिखी है ख्वारी मुकद्दर में मीर होते हुए, मैं खानकाह से बाहर हूं पीर होते हुए। और शेर अर्ज किया है कि यहां पे इज्जतें मरने के बाद मिलती हैं, यहां पे इज्जतें मरने के बाद मिलती हैं, मैं सीढ़ियों पे पड़ा हूं कबीर होते हुए। यहां पे इज्जतें मरने के बाद मिलती, मैं सीढ़ियों पे पड़ा हूं कबीर होते हुए। और अजीब खेल है दुनिया तेरी सियासत का, अजीब खेल है दुनिया तेरी सियासत का, मैं पैदलों से पिटा हूं वजीर होते हुए। अजीब खेल है दुनिया तेरी सियासत का, मैं पैदलों से पिटा हूं वजीर होते हुए। शेर अर्ज किया है कि नए तरीके से मैंने ये जंग जीती है, नए तरीके से मैंने ये जंग जीती है, कमान फेंक दी तरकश में तीर होते हुए, कमान फेंक दी तरकश में तीर होते हुए। मतलब ये है कि ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। मां आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, मां आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया। और शेर ये है कि जूड़े की शान बढ़ गई महफिल महक उठी, जूड़े की शान बढ़ गई महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। जूड़े की शान बढ़ गई महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। और शेर अर्ज किया है कि ए आंसुओं, ए आंसुओं तुम्हारी जरूरत है अब मुझे, ए आंसुओं तुम्हारी जरूरत है अब मुझे, कुछ मैल तो बदन का नहाने से कट गया। ए आंसुओं तुम्हारी जरूरत है अब मुझे, कुछ मैल तो बदन का नहाने से कट गया।
और शेर ये है कि इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर, इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। और एक गजल याद आ रही, सब नई गजलें हैं। इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया, वरना वही उजाड़ हवेली सी जिंदगी, तुम आ गए तो वक्त ठिकाने से कट गया। वरना वही उजाड़ हवेली सी जिंदगी, तुम आ गए तो वक्त ठिकाने से कट गया। उस गजल का मतलब यह है कि अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। और शेर ये अर्ज किया है कि मां बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मां बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। मां बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। शेर अर्थ किया है कि मुमकिन है हमें गांव भी पहचान ना पाए, मुमकिन है हमें गांव भी पहचान ना पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। मुमकिन है हमें गांव भी पहचान ना पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। बोसीदा किताबों के वरक जैसे हैं हम लोग, बोसीदा किताबों के वरक जैसे हैं हम लोग, जब हुक्म दिया हमको हवा ने निकल आए। बोसीदा किताबों के वरक जैसे हैं हम लोग, जब हुक्म दिया हमको हवा ने निकल आए। मुमकिन है हमें गांव भी पहचान ना पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। और शेर अर्ज किया है कि ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, आंखों को भिगोने के बहाने निकल आए। ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, आंखों को भिगोने के बहाने निकल आए। आंखों को, ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, आंखों को भिगोने के बहाने निकल आए। शेर, इस गजल का शेर आखिरी ये है कि अब तेरे बुलाने से भी हम आ नहीं सकते, अब तेरे बुलाने से भी हम आ नहीं सकते, हम तुझसे बहुत आगे जमाने निकल आए। अब तेरे बुलाने से भी हम आ नहीं सकते, हम तुझसे बहुत आगे जमाने निकल आए। अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। ये गजल आखिर में, और उसका मतलब यह है कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर, तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और शेर ये है कि कहाँ की हिजरतें, हिजरत कहते हैं माइग्रेशन को, कहाँ की हिजरतें कैसा सफ़र कैसा जुदा होना, कहाँ की हिजरतें कैसा सफ़र कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है, किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। और कुछ ये याद आ रहा है, मैं सुनाऊं?
गजल का मतलब यह है कि दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूं, दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूं, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूं। दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूं, दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूं, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूं। अब कोई शनासा भी दिखाई नहीं देता, अब कोई शनासा भी दिखाई नहीं देता, बरसों में इसी शहर का महबूब रहा हूं, बरसों में इसी शहर का महबूब रहा हूं। दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूं, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूं। अब कोई शनासा भी दिखाई नहीं देता, बरसों में इसी शहर का महबूब रहा हूं। और तू ख्वाब नहीं, मैं ख्वाब नहीं, आपकी आंखों की तरह था। मैं ख्वाब नहीं, आपकी आंखों की तरह था। मैं आपका लहजा नहीं असलूब रहा हूं, मैं आपका लहजा नहीं असलूब रहा हूं। और दुनिया मुझे साहिल से खड़ी देख रही है, मैं एक जजीरे की तरह डूब रहा हूं। दुनिया मुझे साहिल से खड़ी देख रही है, मैं एक जजीरे की तरह डूब रहा हूं। दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूं, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूं। और आखिर में गजल के सिर्फ 3-4 शेर हैं। उसका मतलब यह है कि अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, तो फिर ऐ मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, तो फिर ऐ मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। और शेर यह है कि अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, तो फिर ऐ मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। और शेर यह है कि उन्हीं को सरबलंदी भी अता होती है दुनिया में, उन्हीं को सरबलंदी भी अता होती है दुनिया में, जो अपने सर के नीचे हाथ का तकिया लगाते हैं। और शेर यह है कि हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में, हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हांका लगाते हैं। हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हांका लगाते हैं। वो शायर हो कि आलिम हो कि ताजिर या लुटेरे हो, वो शायर हो कि आलिम हो कि ताजिर या लुटेरे हो, सियासत वो जुआ है जिसमें सब पैसा लगाते हैं, सियासत वो जुआ है जिसमें सब पैसा लगाते हैं। शेर ये है कि उगा रखे हैं जंगल नफरतों के सारे शहरों में, उगा रखे हैं जंगल उगा रखे हैं जंगल नफरतों के सारे शहरों में, मगर गमले में मीठी नीम का पौधा लगाते हैं। उगा रखे हैं जंगल नफरतों के सारे शहरों में, मगर गमले में मीठी नीम का पौधा लगाते हैं। और तखल्लुस का शेर मैंने ये अर्ज किया है कि गजल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, गजल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है। हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं, हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं। गजल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं। अगर दौलत से ही सबकत का अंदाजा लगाते हैं, तो फिर है मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। मैं 2 शेर और सुना दूं, उसका मतलब यह है तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है। मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है, मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है। मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है। बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम हैराना, बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम हैराना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म।